हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन के एक नए न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया। ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए एनएससी की टीम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से पत्रों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की व्यथा बताई गई। पत्र में क्या लिखा है, ये देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले लिखा है, सेवा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, हमारी यह व्यथा यानी कि शिकायत सिर्फ आप और आपकी सरकार से है। हम शिकायत करें भी तो किससे करें? विडंबना और दुर्भाग्य यह है कि आधार पर हम कर्मचारियों की पेंशन वर्ष 2004 से खत्म कर दी गई। सर्वविदित है कि देश में स्वतंत्रता उपरांत प्रारंभिक दौर में सांसदों विधायकों को केवल भत्ते ही प्रदान थे, किंतु बाद में आप सभी राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु परस्पर सांठ-गांठ कर रचित कूटनीति से पब्लिक को गुमराह कर संविधान में संशोधन द्वारा खुद की पेंशन लागू कर ली। आप जैसे स्वार्थी नेताओं ने समाज सेवा के नाम पर जन समाज, क्षेत्र और देश का विकास के लिए राजनीतिक में प्रवेश किया और विधायक सांसद चुने जाने पर खुद के लिए वेतन भत्ते, पेंशन आदि की सारी विशालपूर्ण जो सुविधाएं थी वो सब जुटा ली। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का ऐसा दुरुपयोग कोई आप जैसे राजनेता से ही सीखे। महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि जो पहले नंबर पे है कि आप राजनेताओं जैसे ही अन्य समाज सेवी, ग्राम प्रधानों, बीडीसी मेंबरों, जिला पंचायत व ब्लॉक के मुख्य आदि को भी आपकी भांति सारी सुविधाएं और पेंशन मिलती हैं? दूसरे नंबर में, क्या आप राजनेताओं जैसे अन्य समाज सेवियों को पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? तीसरे नंबर पे है, कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से बने फंड से दी जाती हैं, अर्थात जो हम देते हैं उसी से सरकार के योगदान को मिला पाते हैं, जबकि सभी पूर्व और मौजूदा विधायकों और पूर्व सांसदों को उस संचित निधि से पेंशन दी जाती है, जिससे आप जैसे राजनेताओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। चौथा नंबर पे है, जग जाहिर है कि आप सब राजनेताओं को मिलने वाली पेंशन हम करदाताओं का पैसा है। हमारी समझ से आप जैसे समाज सेवियों के लिए पद साध्य नहीं, जनता की सेवा का साधन मात्र है। पांचवा नंबर पे है, विचारणीय है कि आप सभी राजनेताओं के प्रति लगभग 1,25,000 रुपये वेतन के साथ ही मुफ्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफोन आदि अन्य बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। भत्ते के रूप में आपको निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक खर्च, अन्य खर्चे एवं डीए आदि दिया जाता है। ऐसे ही मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी मनमाने ढंग से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जो छठे नंबर पे है, आप राजनेताओं ने अपने स्वेच्छारचित से एक दिन के लिए बिना सांसद व विधायकों को भी 20,000 लगभग प्रतिमाह पेंशन तय कर ली है, जबकि आपको पता है कि उन्हें किस तरह की पेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे सभी लोग अरबपति होते हैं जो सैकड़ों लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। जबकि कर्मचारियों की लंबी सेवा पूर्णता के बावजूद पेंशन समाप्त कर अंशदायी पेंशन की अनिवार्य व्यवस्था लागू कर दी गई है। आप राजनेताओं की कर्मचारियों के प्रति दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 900, 1,000 रुपये और वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2,500 से 3,000 रुपये मात्र परिवार चलाने के लिए नई पेंशन दी जा रही है। आठवां नंबर पे है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कटौतियां पता नहीं राजनेताओं को लाभान्वित करने वाली किन कंपनियों को जा रहा है, यह विदित नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि एनपीएस भविष्य का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होगा। 9वां नंबर है, ऐसा क्यों कि राजनेताओं की पेंशन संचित निधि से दी जाए और कर्मचारियों की पेंशन कंपनी का बाजार तय करे? क्या यह व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के विपरीत नहीं है? 10वां नंबर पे है, महोदय, आपकी पार्टी और आपके प्रचंड बहुमत की सरकार एक देश एक टैक्स का ढिंढोरा पीटते नहीं थक रही है कि एक टैक्स से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश का टैक्स से राष्ट्रवाद बढ़ता है तो एक देश में एक ही पेंशन से क्या राष्ट्रवाद कम होता है?
11वें नंबर पे है, महोदय यदि देश की सेवारत सेवानिवृत्त लाखों लाख कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, भत्ता आदि देने से भारत सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो क्या तमाम वर्तमान व पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को वेतन, पेंशन, बंगला गाड़ी, मुफ्त टेलीफोन, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा, सस्ती कैंटीन आदि में अरबों रुपए खर्च करने से भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है? 12वें नंबर पे है, भारत के लाखों सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारी व पब्लिक इस विषय पर आपका विचार जानना चाहती है कि क्या केवल लाल नीली बत्ती हटा देने से सरकार के खर्चे में कटौती हो जाएगी? 13वां नंबर पे है, वर्तमान में जब सभी टेलीफोन कंपनियां 349 रुपये में एक महीने मुफ्त कॉल व नेट की सुविधा दे रही है तो भारत सरकार अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को 15,000 रुपये टेलीफोन भत्ता किस लिए दे रही है? क्या देश की जनता मूर्ख है? 4थे नंबर पे, क्या आप और आपकी सरकार सुनियोजित और प्रायोजित षड्यंत्र के तहत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं कि वे कामचोर और भ्रष्ट हैं, इसलिए आपने पेंशन बंद कर दी, समुचित वेतन नहीं बढ़ाया, अब वेतन आयोग को बंद कर रहे, अपने पूंजीपति भाइयों को खुश करने के लिए संस्था का निजीकरण करने का मुद्दा उठा रहे? 5वां नंबर पे, हो सकता है कि आपकी जुमलेबाजी और भाषण कला की पारंपरिकता के वशीभूत आम पब्लिक को आपकी कार्यशैली पसंद आ रही, पर राष्ट्रभक्त पब्लिक को जब आपकी हकीकत का पता चलेगा तब हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। 16वां नंबर पे है, बुनियादी स्वास्थ्य के बिना मरीज अस्पतालों के बाहर मरे मिलेंगे और बुनियादी शिक्षा के बिना भारत जैसे आधे नैनिहाल अशिक्षित रह जाएंगे। और तो और नुकसान की बात कर निजी कंपनियां बीच में स्कूल भी बंद कर देंगी, अन्यथा खून चूसती रहेंगी। 17वां नंबर पे है, सर्वविदित किसी संस्थान का मूल उद्देश्य लाभार्जन होता है। वे उन्हीं उद्योगों को हाथ में लेते हैं जहां लाभ अधिकतम और अनिश्चित हो। पब्लिक को समझाना होगा नौकरी को समाप्त किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर अचानक 58,000 कर्मचारियों को तत्काल सरप्लस दिया गया। 18वां नंबर पे है, आपकी सरकार का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का आकार स्वतः भ्रष्टाचार के परिणत होता है तो कैसे तमाम नॉर्डिक देशों में बड़े सार्वजनिक क्षेत्र हैं लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार कम है, जैसी सरकार वैसा काम। 19 नंबर पे है, एक बात और, आप केवल कर्मचारियों को ही क्यों नहीं देखते? क्या कर्मचारी ही सबसे ज़्यादा अकर्मण्य और भ्रष्टाचारी है? कर्मचारी के ऊपर कोई जांच आती है तो उसका वेतन रोक कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, जबकि भ्रष्ट नेता, विधायक, सांसद और मंत्री के ऊपर जांच ही नहीं की जाती है। आती भी है तो कोई आर्थिक क्षति नहीं मानी जाती है। मतलब राजनेता का अधिकार सुख इतना मादक होता है कि सत्ताधारियों को सामान्य ज्ञान की समझ ही नहीं रह जाती है। 20वां नंबर पे है, यदि 50 वर्ष पार कर चुके कर्मचारी की स्क्रीनिंग करके नौकरी से हटाया जा सकता है तो 50 की उम्र पार करके नेताओं की स्क्रीनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? कर्मचारियों को केवल एक विभाग का कार्यकाल चलाते हैं। यदि उनके कार्यक्षमता से इतना प्रभाव प्रदर्शित होता है तो राजनेता तो देश के नेता तो पूरे देश को चलाते हैं। क्या 50 की उम्र पार कर चुके नेताओं के कार्य क्षमता का प्रभाव देश पर नहीं पड़ता? महोदय, आप अपने 56 इंच का सीने से मन की बात करते हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो कृपया हम प्रार्थी जनों के प्रश्नों का उत्तर आप अगले मन की बात में देश की जनता को बताने की कृपा करें। हम प्रार्थीजन आपके मन की बात के कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करेंगे। सादर प्रार्थीजन समस्त कर्मचारी सेवानिवृत्त सेवारत। निवेदन, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हम सब और आप सभी परिवारों के सुरक्षित भविष्य के लिए अति आवश्यक है। और ये तो पत्र जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये पत्र जो लिखने वाले हैं उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राजेंद्र विश जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने EPS 95 पेंशनर्स के मन के अंदर में जो ये 20
प्रश्न, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, ये 20 प्रश्न चल रहे थे, इन 20 प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है अपने इस पत्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये पत्र और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।